Hello dear student, good morning to all of you. कल का जो वीडियो था उसमें कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था और कमेंट्स में उन्होंने एक इक्वेशन को पूछा फिर से कि हमको समझा दीजिए। आइए उस इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें एक पॉइंट को मैंने डायरेक्ट कर दिया था तो शायद इस वजह से उनको समझ में नहीं आया। लेकिन आपने अगर कमेंट में लिखा तो हमें समझाना है और समझेंगे, फिर से समझेंगे और फिर आगे का टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तीसरा वीडियो है आपके लिए। दो वीडियो आपने देख लिया है, उस सेकेंड वीडियो में जो कंफ्यूजिंग था उसको इसमें हम क्लेरिफाई करते हैं। ओके, एक रिएक्शन हमने दिया था रेडॉक्स रिएक्शन में कि Zn आपके पास है और ये सॉलिड स्टेट में इसका रिएक्शन हम कॉपर सल्फेट से करा देते हैं और ये बनाता है एक्वस मीडियम। यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस चीज़ को, ये चीज़ हमारा किसमें एक्वस मीडियम है। ओके, और ये चीज़ जिंक कॉपर को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेगा और बना देगा ZnSO4 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप बोल सकते हैं। यहाँ पे ये एक्वस मीडियम में होगा और प्लस आपके पास कॉपर सॉलिड स्टेट में डिपॉजिट होता चला जाएगा जिंक रॉड पे। ओके, ये चीज। अब ये रिएक्शन हुआ कैसे? हमने डायरेक्ट जिंक और क्यूप्रिक आयन लिया था और फिर कॉपर और जिंक आयन बना दिया था, इसीलिए बच्चे समझ नहीं पाए। इस रिएक्शन को वैसे ही तोड़ना है जैसे पहले आपने कभी मॉलिक्यूलर इक्वेशन को आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया होगा, यानी आणविक जो समीकरण है उसको आयनिक समीकरण में आपने चेंज करा होगा। वही चीज इसमें करेंगे, क्योंकि जो एलिमेंट होता है वो टूटेगा नहीं, ऑलरेडी एज इट इज बना रहेगा। वाटर नहीं टूटेगा, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में कोई चीज होता है तो वो नहीं टूटता है, बाकी ये साल्ट हमारा टूटेगा और ये बना देगा क्यूप्रिक आयन और प्लस SO4 -2। ये दोनों इक्वस मीडियम में इक्को इक्को यहाँ पे आप लिख सकते हो। ओके, दोनों के केस में यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर? उसके बाद ये जब टूटेगा तो Zn+2 और प्लस SO4 -2 और प्लस कॉपर सॉलिड स्टेट में रहेगा एज इट इज। कॉमन जो चार्ज होंगे दोनों तरफ से कैंसिल कर दीजिए। दोनों तरफ से कैंसिल करेंगे तो आपके पास Zn सल्फर प्लस Cu+2 गिव्स आउट, इधर बचेगा Zn+2 और प्लस CuS सॉलिड कॉपर सॉलिड स्टेट में। ओके, यही रिएक्शन तो हमने लिखा था, इसको डायरेक्ट ना करके इसको ना लिख करके डायरेक्ट ये चीज लिखा था। इसमें दो चीज हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन तो दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है? जो इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसका रिडक्शन होता है। ये बात हम लोगों ने पहले ही देखा। कैसे होता है इस चीज को समझना, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिखाना आपका सिर्फ इतना छोटा सा क्वेश्चन था। आइए समझते। जिंक देखिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। 2 ऐसे न लिखिए कि ऐसे लिखिए, समझ में आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें लॉस हो रहा है जिंक से और फिर जिंक आयन बना रहा है। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और गेन करके ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, गेन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर रहा है। जो गेन करता है उसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका लॉस होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जिसका होता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि यही इसको रिड्यूस करने के लिए, ये जिंक जो है इसको रिड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए रिड्यूसिंग। और यहाँ पे इसको ऑक्सीडाइजिंग लिखा, इसके ऑक्सीडेशन के लिए ये जिम्मेदार है, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। समझ में आया ये कॉमन सॉल्व्स कैसे कर देंगे? इतना सा आपको क्लेरिफाई कराना था, वो मैंने करा दिया। ठीक है, और भी कोई बात होगी तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, आइए आज हमें कुछ और टॉपिक के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करना है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है। ठीक है, आइए एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं।
ओके, आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, तो आज फिजिक्स से रिलेटेड है, समझने की कोशिश करिएगा। कुछ रूल्स है, कुछ लॉ है जिसको हमें याद रखना है, क्योंकि फिजिक्स का कुछ टर्म यहाँ पे आया हुआ है। कंडक्टिविटी है तो डेफिनेटली आएंगे, कंडक्टेंस की जब भी हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की बात करेंगे तो कंडक्टर की बात करनी ही करनी है, इसीलिए ये चीज हमें पढ़ना है। ठीक है, आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ओके, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस होता क्या, इसे क्या बोलते हैं? इसे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को हम बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल बोलते हैं, अपघटन बोलते हैं, या इसको विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व के नाम से जानते हैं, या विद्युत चालकत्व के नाम से। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मतलब विद्युत चालकत्व, ये समझिए। बाकी चीज हम यहाँ पे विलयनों का कैसे होता है और किसी मेटल से कैसे होता है वो चीज समझने की कोशिश करते हैं। जब हम कंडक्टेंस की बात करते हैं और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की बात करते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने वाला, कंडक्ट करने वाला, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने वाला। एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने वाला, डियर स्टूडेंट, आपने पहले ही पढ़ा होगा कि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों कंडक्ट करता है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब कोई भी मेटल आपके पास होंगे, मेटल रॉड होंगे, तो मेटल के पास जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मोबिल इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पूरे स्ट्रक्चर में वो मूवमेंट करता रहता है, फ्लो करता रहता है यहाँ से वहां तक, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचाए। जो मूवेबल गतिमान इलेक्ट्रॉन आपके किसी भी मेटल में पाए जाते हैं, वही जिम्मेदार होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी को ले जाना ही कंडक्टर, चालक कहा जाता है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी को ले जाना है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? विद्युत चालकता। चालकता बड़ा और चालक ये चीज एक होता है। ease of flow of electricity या ease of flow of current is called conductivity या conductance। कंडक्टेंस और कंडक्टर दो वर्ड होता है। कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने वाला, और जो प्रॉपर्टी उसकी होती है ease of flow of current, उसी को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस के नाम से जानते हैं या चालकता के नाम से जानते हैं। यानी विद्युत धारा की प्रवाह की सहजता को, उसी को हम क्या बोलते हैं? चालकता के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब ये चीज पढ़ लेते तो हमारे पास कुछ टर्म होता है जब हम बोलते हैं किसी सॉल्यूशन के बारे में। स्टूडेंट, अगर कोई आपके पास एसिड है, कोई बेस है, कोई इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट वो कंपाउंड जो एक्वस मीडियम में अपने आयनों में टूट जाते, कैटायंस और एनायंस देते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करते तो वो अपने कैटायन और एनायन में टूट जाते हैं। किसी इलेक्ट्रोलाइट को, इलेक्ट्रोलाइट जैसे साल्ट हुआ आपका, ओके, एक इलेक्ट्रोलाइट हुआ। क्यों? क्योंकि जब इसको एक्वस मीडियम में आप डिसॉल्व करेंगे या वाटर में डिसॉल्व करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, अपने आयनों में टूट जाएंगे, और वो ही आयन रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट करने के लिए, ले जाने के लिए। बात समझ पा रहे हैं? जो फ्री आयंस होते, इलेक्ट्रोलाइट को जब डिसॉल्व करते तो फ्री आयंस मिल जाता है, और वही फ्री आयन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाला मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपके क्या होते हैं? आयंस होते हैं। जो आयंस आपके पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बनते हैं, वही इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है। ओके, अब एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, साल्ट भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं एक्वस मीडियम में, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं वो हमारा कौन सा होता है? जो पार्शियली डिसोसिएट होता है, आंशिक रूप से सिर्फ अपने आयनों में टूटते हैं, वो हमारा क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक, अब मैंने बोला ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट की बात यहाँ पे सॉरी डियर स्टूडेंट, the ease of flow of current through a
कंडक्टर इज रिफर्ड टू एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इसकी डिफिनीशन अगर देखना है तो आप देख सकते हैं द ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू a conductor is the ease of flow of current through a conductor is referred to as electrical conductance। ओके, क्या होता है ये? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है। ओके, जब इतनी सी बात हमें समझ में आ गया इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, अब इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस से रिलेटेड होता है। वो ओम का नियम आप लोगों ने सुना होगा। ओम के नियम को हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ में कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, the potential difference across a conductor is directly proportional to the current flow through it। क्या बोला जाता है? इसकी डेफिनेशन देखिए फिर समझा। द पोटेंशियल डिफरेंस across a conductor, the potential difference across a conductor is directly proportional to the current flow through it या flowing through it कर लीजिए, flowing through it। ओके, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभवांतर होता है, किसी चालक पर स्थित विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले धारा आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपाती होता है। यानी मान लेते हैं कि कोई आपके पास एक चालक है, वो चालक जिसमें विभवांतर भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसमें जो धारा करंट आपका बह रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, बी जो है वो वोल्ट में होगा, आई किस में होगा? एम्पियर में। इसकी जो यूनिट होगी वो किस पे होगी? एम्पियर में। और ये किस पे होगा? पी पे होगा। अब इस प्रोपोर्शनल के अगर हम साइन को हटाना चाहेंगे डियर स्टूडेंट, तो V इज इक्वल टू एक R लाते हैं जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोला जाता है। आई आर आप लिख सकते हैं या आर आई लिख सकते हैं। R की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो D अपॉन आई इज इक्वल टू R आप लिख सकते हैं। ये आपका ओम का नियम है, इसको हमें समझना है। ठीक है, फिर R क्या है? R को क्या कहा जाता है? R आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। आप लिख सकते हैं R इज इक्वल टू constant known as resistance। इसे क्या बोला जाता है? R प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे रेजिस्टेंस बोला जाता है। रेजिस्टेंस आपका क्या होता है? प्रतिरोध होता है। बात समझ पा रहे? और इस प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो आपके पास होता है, रेजिस्टेंस, वो आपका होता है ओम। क्या होता है? ओम होता है। और ओम को ओमेगा कुछ इस टाइप से बनता है, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं।
इसकी जो यूनिट है वो क्या है, ओम है, ओ एच एम लिख सकते हैं, या इसे ओमेगा, क्या बोलते हैं इसे, ओमेगा, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा थोड़ा सा अच्छे से बना दे डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपका ओमेगा बनता है, ठीक है, ऐसे बनाइएगा। क्लियर, आई होप आपको ये चीज समझ में आया। ठीक, अब इस ओम के लॉ को इरेज करते हैं और एक लाते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दूसरा टर्म हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जिसे रो से इंडिकेट करते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं, रो से इंडिकेट करते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको समझिए। जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस का मतलब एक तरीके से होता है करंट के प्रवाह की रुकावट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो हमें बताता है स्पेसिफिक किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसके लंबाई के समानुपाती होता है, तथा उसके क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है, अनुप्रस्थ काट होता है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको अगर हम इंग्लिश में समझे तो इस इंग्लिश में ऐसे समझे, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ and the inversely proportional to its cross section area A. ओके, यानी जो आपका रेजिस्टेंस होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to its length and inversely proportional to its cross section area ए। किसके डायरेक्टली, अगर कोई तार इस तरीके से लंबाई में है तो जो रेजिस्टेंस होगा वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेकिन क्रॉस सेक्शन हमारा क्या होता है, ये आपका इसकी जो मोटाई है उसको समझिए कि ये क्रॉस सेक्शन है। ओके, तो इसकी क्रॉस सेक्शन जो आपकी इसकी मोटाई इस तरीके से दे रहे हैं, ये जितना अधिक होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। इसका मतलब मोटे तार में रेजिस्टेंस कम होते हैं और पतले तार में रेजिस्टेंस ज्यादा होते, डिपेंड करता है लंबाई पे। लंबाई जितना अधिक होगा रेजिस्टेंस यानी बाधाएं उतनी ज्यादा होगी, और चौड़ाई जितनी कम होगी बाधाएं उतनी कम होगी। ठीक है, और लंबाई जितनी होगी बाधाएं उतनी ज्यादा होगी। ठीक, यही चीज आप कह रहे हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। यानी रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध लंबाई पे डिपेंड करता है, लंबाई जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध उतनी ज्यादा होगी। अनुप्रस्थ काट जो इसकी चौड़ाई जो आप यहाँ पे ले रहे हैं, या गोलाई या मोटाई जो यहाँ से आप निकालते हैं अनुप्रस्थ काट, वो जितना अधिक होगा सॉरी उतना ही आपका रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पे दो इक्वेशन हमारे पास बनते हैं, दो इक्वेशन हमारे पास क्या बनते हैं, यानी कहने का मतलब प्रतिरोध किसके, लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। किसके होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। एंड दूसरा चीज हमारे पास होता है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 1/A क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और अगर एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट जिसे बोलते हैं, अगर वो ज्यादा है तो आपका जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो आपका कम हो जाएगा। ठीक,
इस दोनों इक्वेशन को अगर हम मिला ले तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, इक्वेशन सेकंड कर दीजिए। यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से करिए तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इस क्रॉस लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हो जाएंगे। r लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे r इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं r इज इक्वल टू, यहाँ पे एक कांस्टेंट फिर से ले आए जिसे हमने रो बोला यहाँ पे, और रो इनटू l अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। यहाँ पे जो रो है वो क्या है, कांस्टेंट है। रो इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्या है, रो कांस्टेंट है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को किसी भी कंडक्टर की विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, known as specific resistance। किससे जानते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से जानते हैं इसको। ओके, आई होप आपको ये चीजें समझ में आया होगा, ठीक है। तो दो चीज निकालना था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना था और ये चीज निकालना था। अब एक चीज हम यहाँ पे मान लेते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कैसे, क्लियर, इरेज कर दूं, ओके, डिफिनेशन को इरेज कर लें। इसका जो यूनिट होगा उस यूनिट को कैसे निकालेंगे, तो यूनिट को निकालने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, मान लेते हैं कि जो L है, इफ L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड A इज इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो A की वैल्यू है वो A स्क्वायर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ओके, और जो L है वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर है। तो इस समय इसका जो प्रतिरोध होगा, यानी ये जो वैल्यू हो जाएंगे R इज इक्वल टू आपके पास रो के बराबर आ जाएगा। किस कंडीशन में, जब ये चीज लिखेंगे तो R किसके बराबर होंगे, इसके बराबर होंगे, ठीक है। जब ये चीज लिख लेते हैं तो हमारे पास इसका मात्रा का आता है। मात्रा किसका कैसे लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा है, ये चीज लिखे ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, ओके। इस तरीके से रिप्रेजेंट करिए, या तो जो इसको आपने डोनेट किया एक डिनोट किया था जिस साइन से, ओमेगा, और फिर सेंटीमीटर, इससे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। ये इस रो का यूनिट हो गया, ओके। आई होप स्पेसिफिक रोटेशन रेजिस्टेंस भी आपके समझ में आया होगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसे बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, ठीक है। इसके कुछ जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम दूसरी वीडियो में लेकर के आते हैं, ओके।